दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में तेज बारिश पर एक बार फिर से विराम लग गया है। कहीं कहीं वर्षा हो रही है, लेकिन जिस तरीके से मानसून की बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। आज कई जिलों में बारिश हुई, लेकिन थोड़ी बहुत ही हो सकी। जब मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से बिहार में अगले 24 घंटे के दौरान 19 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई गई है। दरभंगा, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, अररिया, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, कटिहार, मधेपुरा, जमुई, बांका, मुंगेर और भागलपुर जिले के एक या फिर 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। जब बिहार के वे जिले जहां हल्की वर्षा हो सकती है उनमें है पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, सारण, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बक्सर, अरवल, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिला शामिल है। इन जिले के एक या फिर 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है। लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि संसद का मानसून सत्र जारी है। ऐसे में विपक्ष दोनों सदनों में लगातार महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। इस बीच कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसदों पर बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां मनिकम टैगोर, रामिया हरिदास, ज्योति मणि और टीएन प्रतापन समेत कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसद पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। लोकसभा में जारी हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं निलंबित सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया। सदन में जारी हंगामे को लेकर के लोकसभा की कार्रवाई 26 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर विरोध कर रहे विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि मैं सदस्यों से सदन में पोस्टर नहीं लाने का आग्रह करता हूं। यह सरकार चर्चाओं के लिए तैयार है। स्पीकर ने विपक्ष के सांसदों के रवैये पर अपनी नाराजगी भी जताई है। वहीं राज्यसभा में भी हम महंगाई और हाल ही में जीएसटी में की गई बढ़ोतरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर के विपक्ष ने जमकर के हंगामा किया है। विपक्षी सांसद सदन के वेल तक पहुंच गए और जमकर के नारेबाजी करने लगे। आपको बता दूं कि कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर हमलावर है। इससे पहले विपक्ष के नेताओं ने सदन में गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया था। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में बहुत जल्द कॉमर्स के शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा एसटीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जब बिहार में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों में वाणिज्य विषय के शिक्षकों की भारी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए एसटीईटी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। बिहार में केवल विज्ञान कला के शिक्षकों की ही भारी कमी नहीं है, बल्कि कॉमर्स के शिक्षकों की भी भारी कमी है। शिक्षा विभाग लंबे समय से कॉमर्स के शिक्षकों की भारी कमी महसूस कर रहा है। इसलिए कॉमर्स के विषय के लिए माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी आयोजित की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि 5 साल की उम्र में जिस पिता ने बिन मां की बेटी को छोड़ दिया था, वही बाप अब टॉपर बेटिया से बात करना चाहते हैं। सीबीएसई 10वीं रिजल्ट की घोषणा के 2 दिन बाद बिहार टॉपर श्रीजा के नाना और मामा से उनके पिता ने संपर्क करने का प्रयास किया, जहां वे उससे बात करना और मिलना चाहते हैं। हालांकि उनकी फोन पर बात नहीं हो पाई। दरअसल सीबीएसई 10वीं में राज्य यानी कि बिहार टॉपर श्रीजा के संघर्ष और हौसले को सोशल मीडिया पर खूब शाबाशी मिल रही है। श्रीजा के वीडियो वायरल होने के बाद पिता ने संपर्क का प्रयास किया। आपको बता दूं कि श्रीजा की मां रुचि सोनी की मौत के बाद पिता ने 5 साल की बच्ची को छोड़ दिया था। इसके बाद नाना सुबोध कुमार, नानी कृष्णम देवी और मामा चंदन सौरभ ने ही श्रीजा को और उसकी छोटी बहन को पाला पोसा। इतने संघर्ष के बाद उसके टॉपर बनने की कहानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें उसकी नानी का इंटरव्यू है। नानी अपने दामाद यानी कि श्रीजा के पिता को कोसते हुए कह रही है कि मैं भाग्यशाली निकली ही कि मेरी बेटी यानी कि नातिन ने नाम रोशन कर दिया है। आज जो जश्न मन रहा है ये उन्हीं के दरवाजे पर होता, लेकिन ये मेरे दरवाजे पर हो रहा है। जब मेरी बेटी की मौत के बाद वे कभी नहीं आए, दूसरे शादी कर ली थी। इसी वीडियो को लोग बार बार देख रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के अनुसार बिहार देश के उन 10 राज्यों में एक है जिन पर कर्ज और ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी सरकार मुफ्त वाली योजनाएं और बिजली कंपनियों को सब्सिडी दे रही है। यह सरकार की मुफ्त वाली योजनाओं से बिहार की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने इस महीने बुलेटिन जारी किया है। आरबीआई के अनुसार बिहार, पंजाब, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इन राज्यों पर कर्ज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ बिहार समेत इन राज्यों के कर्ज में बढ़ोतरी का सबसे बड़ी समस्या मुफ्त योजनाओं को बताया गया है। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को बदस्तूर जारी है। बिहार में मुफ्त योजना के बारे में बात करें तो बिहार सरकार ने साल 2022-23 में सशक्त महिला, सक्षम महिला योजना के तहत 900 करोड़, मुख्यमंत्री साइकिल और पोशाक योजना के तहत 550 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हालांकि बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में सब्सिडी और मुफ्त वाली योजनाओं के लिए निर्धारित राशि कम है। यह रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों की कमाई के अनुपात में खर्च काफी बढ़ गया है। मुफ्त और सब्सिडी वाली योजनाओं के कारण कर्ज और ब्याज अदायगी का बोझ बढ़ता जा रहा है। ये तब है जब कोरोना महामारी की वजह से राज्यों की अपनी कमाई घटी है। कई राज्य तो बिजली वितरण कंपनियों के बकाये नहीं चुका पा रहे हैं, जबकि सब्सिडी पर उनकी देनदारी और बढ़ रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सियासत में पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से भाषा की मर्यादाएं बार बार तोड़ी जा रही है। छोटे से लेकर के बड़े नेता भी इस कड़ी में अपना नाम दर्ज कराने को आतुर दिख रहे हैं। यह ताजा मामला आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बीच जारी जुबानी जंग का है। जहाँ बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा उन्हें और उनके पिता को लेकर के दिए गए बयान पर रविवार को तीखी प्रतिक्रिया दी है। अपने ताजा बयान में संजय जायसवाल ने कहा है कि एक उम्र के बाद कुछ लोगों की सोच गड़बड़ा जाती है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर जोरदार जुबानी हमला बोला है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के परिवार की नौकरी कर रहे हैं, उससे ज्यादा वे पार्टी में कुछ नहीं कर सकते। काफी तल्ख अंदाज में संजय जायसवाल ने कहा है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव जो पुत्र होगा, तेजस्वी यादव का जो बेटा होगा, उसका भी आदेश का पालन जगदानंद सिंह करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। इस योजना के माध्यम से बिहार के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है। जब बिहार के वैसे विद्यार्थी जिनके पास उच्च शिक्षा के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनकी मदद के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 42 तरह के कोर्स को जोड़ा गया था, जिसकी पढ़ाई के लिए छात्र छात्राओं को लोन दिया जाता है। और अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 23 और नए विषयों को जोड़ दिया जाएगा, जिसकी पढ़ाई के लिए छात्र लोन ले सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है और सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। इन 23 और विषयों के जुड़ जाने से अब शायद ही कोई ऐसा कोर्स होगा जो इस योजना के अंतर्गत नहीं आता हो। इस योजना से लगभग सभी कोर्सेज के जुड़ जाने से बिहार के छात्र छात्रा अब किसी भी कोर्सेज की पढ़ाई के लिए लोन ले सकते हैं। जब वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत 1 लाख छात्र छात्राओं को लोन देने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार ने जिला अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का प्रचार शिक्षण संस्थान में भी हो। इससे पढ़ने वाले छात्रों को इस योजना के बारे में जानकारी मिलेगी ताकि वे भी पढ़ाई के लिए लोन लेकर के इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को संसद के केंद्र कक्ष में शपथ ली, लेकिन इस समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। जहां द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नहीं जाने को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार एनडीए में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो फिर निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करते। उन्होंने कहा है कि बिहार एनडीए में शुरू से ही खींचतान जारी है। इस बीच में जो घटनाएं हुई है, लगातार भाजपा के लोग नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे हैं। खास करके गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है और जो भी मामले आजकल के आ रहे हैं, निश्चित तौर पर गृह विभाग से जुड़े मामला सामने आ रहे हैं। लगातार भाजपा के नेता गृह विभाग को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आते हैं। ऐसे में सब कुछ सामने देखता है और फिर जो कुछ दिख रहा है उससे सब स्थिति स्पष्ट है।
कारण क्या है ये तो जदयू के लोग ही बताएंगे, लेकिन राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार का भाग नहीं लेना एक सवाल जरूर है जिसे विपक्ष जानना चाहता है। आखिर एनडीए के बड़े नेता कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समारोह से दूर क्यों रहे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी को कतर से क्रिप्टो करेंसी के रूप में धन प्राप्त होता था। पुलिस ने ये जानकारी दी है जब पुलिस ने बताया है कि फुलवारी शरीफ निवासी मरगूब अहमद दानिश को भारत विरोधी विचारों का प्रचार करने के लिए कथित तौर पर 2 व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद और डायरेक्ट जिहाद चलाने के आरोप में 15 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। जब पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि जांच के दौरान एकत्रित किए गए सबूतों से पता चलता है कि दानिश को कतर में स्थित संगठन अल फाही से क्रिप्टो करेंसी के रूप में धन प्राप्त हुआ था। जब फिलहाल मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकारी यानी कि एनआईए कर रहा है। अधिकारी ने कहा है कि जांच से यह भी पता चला है कि दानिश पाकिस्तान में स्थित कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक से भी जुड़ा हुआ था, जहां वह एक पाकिस्तानी नागरिक फैजान के नियमित संपर्क में था। दोस्तों बात करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। वे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले औपचारिक अभिभाषण के दौरान वहां मौजूद गणमान्य लोगों को संबोधित किया। अपने अभिभाषण ने कोरोना, डिजिटल शिक्षा, कई अहम मुद्दों को लेकर के संबोधित किया। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद संसद के सेंट्रल हॉल में अपना पहला औपचारिक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूं जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को सराहना करते हुए कहा कि संथाल क्रांति, पाइका क्रांति से लेकर के कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया था। उन्होंने कहा है कि सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। जहाँ उन्होंने कहा कि मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा में हुआ है जिसने हजारों सालों से प्रकृति के साथ तालमेल बना करके जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति की सेवा भी करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आज देश में एक सिपाही की ईमानदारी की खूब चर्चा हो रही है। यह चर्चा होगी भी कैसे नहीं, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद खुद मुख्यमंत्री ही इस कांस्टेबल के कायल हो गए हैं, जहां उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से जवान की तारीफ की है। दरअसल इस ट्रैफिक पुलिस को सड़क के किनारे रखा एक बैग मिला था जिसमें 45 लाख रुपए थे। इतने सारे कैश मिलने के बाद भी उसका ईमान नहीं डोला, जहां उसने सारे पैसे पुलिस के हवाले कर दिए। इस तरह से उसने ईमानदारी की बड़ी मिसाल पेश किया है। जहां हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर ट्रैफिक पुलिस नीलंबर सिन्हा की, जिसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे प्रदेश सहित देश में हो रही है। ट्रैफिक पुलिस नीलंबर सिन्हा ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए 45 लाख रुपए से भरा बैग को थाने में जमा करवा दिया। इस बैग में 500 रुपए के 5 बंडल और 2000 रुपए के 1 बंडल रखे हुए थे। जब 500 और 2000 रुपए का बंडल बैग में मिलने के बाद भी इस ट्रैफिक पुलिस की नीयत खराब नहीं हुई और न ही उसका ईमान डोला। जब 45 लाख रुपए से भरा बैग इसके मालिक तक पहुंचे, इसे लेकर के इसने कैश मिलने की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को दी, जिसके बाद पूरे पुलिस विभाग और प्रदेश में उसकी ईमानदारी की चर्चा शुरू हो गई। ट्रैफिक पुलिस की ईमानदारी की चर्चा हर जगह हो रही है। खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसकी ईमानदारी की कायल हो गए हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ट्रैफिक आरक्षक नीलंबर सिन्हा जैसे ईमानदार लोग समाज के लिए आज के समय में ईमानदारी का पर्याय है। नीलंबर को लावारिस हालात में मिले 45 लाख रुपए से भरा बैग प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने एसएसपी रायपुर को लौटा दिया। ऐसे ईमानदार व्यक्ति समाज के लिए आदर्श है। हम सब इनको सलाम करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों राजनीति से अलग हट करके कुछ अलग मूड में नजर आ रहे हैं। जब कभी वे क्रिकेट का बल्ला थामे हुए नजर आ रहे हैं तो कभी वे जीप को खींचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके वीडियो भी इन दिनों खूब वायरल हो रहे हैं।
दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का वजन इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर के पिछले दिनों बिहार दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बढ़ते वजन को कम करने की सलाह दी थी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की सलाह को 33 वर्षीय नेता यानी कि तेजस्वी यादव ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया, यानी कि दिल पर ले लिया, जिसके बाद वे लगातार अपना वजन कम करने को लेकर के मेहनत कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में तेजस्वी यादव अकेले ही जीप को पीछे की ओर खींचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वे कामयाब भी हो जाते हैं। तेजस्वी यादव का ये वीडियो सामने आने के बाद तेजी से इसे शेयर किया जा रहा है और इसे काफी पसंद भी किया जा रहा है। इससे पहले तेजस्वी यादव राबड़ी आवास में क्रिकेट खेलते हुए नजर आए थे, जिसमें वे अपने नौकरों चाकरों के साथ पिच पर छक्के मारते हुए दिखे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सियासत में अनंत सिंह की चर्चा इन दिनों काफ़ी है। जब विधायकी खत्म होने के बाद मोकामा के रन में उतरने के लिए उनकी पत्नी नीलम देवी तैयार है। छोटे सरकार के नाम से भी पुकारे जाने वाले अनंत सिंह की पत्नी ने यह दावा किया है कि मोकामा के सियासी घमासान को लेकर के तेजस्वी यादव से बात हो गई है, लेकिन इन सब के बीच अब विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने भी मोकामा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने का दावा ठोक दिया है। जब मुकेश सहनी के इस फैसले से सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि वीआईपी अनंत सिंह के गढ़ में उतर करके तेजस्वी यादव को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है। आपको बता दूं कि मुकेश सहनी लालू प्रसाद यादव को अपना आदर्श बताते हैं। वे उनकी तरह ही गरीबों के हक की बात करने का दावा करते हैं। कई मौके पर वे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपना भाई भी बता चुके हैं। ऐसे में मोकामा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने का फैसले से कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी जानकार बताते हैं कि मुकेश सहनी अनंत सिंह के खिलाफ उम्मीदवार उतार करके एनडीए का साथ ही आरजेडी को भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहते हैं। मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी मोकामा के सियासी रण में दांव ठोकने के लिए तैयार है। जब पत्रकार से बातचीत में उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि मोकामा अनंत सिंह का घर है, यहाँ बाहुबलियों का दबदबा रहा है, इस पर उन्होंने कहा है कि हम भी किसी से कम थोड़े न हैं, सब चुनाव में उतरते हैं, सबको मेरी शुभकामना है। सनफ मल्ला पूरे बिहार में अपनी ताकत का एहसास करवा चुका है। इस दौरान उन्होंने बोचा उपचुनाव का भी जिक्र किया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि मोकामा में एनडीए को हराना है और अपनी जीत को पक्का करना है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से मनरेगा की होने वाली बैठक स्थगित हो गई। कल भी मद्य निषेध विभाग की बैठक में सीएम नीतीश कुमार नहीं शामिल हुए क्योंकि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं थे। आज मनरेगा सहित 2 अहम बैठक में भी वे शामिल नहीं हुए। सूत्रों के अनुसार डॉक्टरों ने उनको आराम करने की सलाह दी है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विभागों की समीक्षा अब कर रहे हैं। इसी क्रम में आज ग्रामीण विकास विभाग की महत्वपूर्ण योजना मनरेगा की समीक्षा होनी थी। बिहार में इस बार बारिश कम होने के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। ऐसे में मनरेगा के माध्यम से किसानों से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश ग्रामीण विकास विभाग कर रहा है। तो फिर मनरेगा की क्या स्थिति है, इसकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी रिपोर्ट लेते। मनरेगा के मद में बिहार का केंद्र पर 2000 करोड़ राशि का भी बकाया है, जहां सामग्री मद में और मजदूरी मद अभी भी पूरी राशि नहीं मिली है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से केंद्र को पत्र भी लिखा गया है। आपको बता दूं कि माना जा रहा है कि खराब सेहत के कारण ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जा पाए और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाए। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह को लेकर के आयोजित भोज में भी सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे। हालांकि दोनों कार्यक्रमों का निमंत्रण मुख्यमंत्री को आया था। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों कार्यक्रमों से दूरी बना ली। अब सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है और इसलिए फिलहाल बैठक में कैंसिल कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाराबांकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आज सुबह सड़क किनारे खड़ी एक डबल डेकर बस को एक अन्य तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कम से कम 8 यात्रियों की मृत्यु हो गई, जबकि करीब 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बस सवार सभी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि बिहार के दरभंगा से करीब 50 सवारियां लेकर के दिल्ली जा रही डबल डेकर बस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सड़क किनारे खड़ी एक अन्य बस से टकरा गई। इस हादसे में बस में बैठे यात्री घायल हो गए। जब पुलिस ने घायल यात्रियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया है, जहां डॉक्टरों ने 8 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। घायलों में बिहार के सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के 12 से अधिक यात्री शामिल है, जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। टक्कर मारने वाली बस के चालक और परिचालक फरार हो गए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है।
दोस्तों बात करते हैं कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरोप लगाया है कि बिहार में नियम कानून को ताक पर रख करके पुलिस काम कर रही है, जहां बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है। चिराग पासवान ने नवादा के कौवाकोल के सरोड़ी गांव में एक दलित परिवार के साथ कौवाकोल थाने की पुलिस द्वारा मध्य रात्रि में मारपीट की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि बिना कोई वजह बताए घर में घुसकर के परिवार के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की घटना को पुलिस ने अंजाम दिया है। चिराग पासवान ने उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मैट्रिक की परीक्षा में कम नंबर आने के चलते 16 साल की छात्रा घर से लापता हो गई, जिसके बाद परिवार वालों में कोहराम मच गया। यह घटना के बाद छात्रा ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेहरबानी करके मेरी लाश को मत ढूंढिएगा। मामला जिले के भगवानपुर के गणेश दत्त नगर का है, जहाँ छात्रा की पहचान सड़िया कुमारी के रूप में की गई है। वह तुर्की ओपी थाना क्षेत्र के कफेन में अपनी ननिहाल से लापता हुई है। परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दे दी है। जब बताया जाता है कि सड़िया के पिता चंद्रमणि ललन हार्डवेयर दुकानदार चलाते हैं। 4 दिन पहले ही सड़िया परिवार लोगों के साथ ननिहाल गई थी, जहां वे सावन मनाने के लिए रुक गई थी और माता पिता वापस घर चले आए थे। इसी बीच मैट्रिक का रिजल्ट निकला और सड़िया को उसमें काफ़ी कम नंबर आया, जिससे वे उदास रहने लगी थी। उसके बाद एक सुसाइड नोट छोड़ करके अपने कमरे से गायब मिली। जब वहीं परिवार के लोग किसी अनहोनी के ख्याल से दहशत में आ गए और उसकी तलाश में जुट गए। नोट में श्रेया ने लिखा है कि आई एम सॉरी, मुझे अब इस दुनिया से जाना होगा। बहुत जी मैंने ये जिंदगी, बस अब और हिम्मत नहीं जीने की। आप लोग बहुत याद आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि अगले जन्म में आप लोग ही मुझे मिलेंगे। मेहरबानी करके मेरी लाश को मत ढूंढिएगा, क्योंकि वह नहीं मिलेगी। गंगा किनारे खुद को मारने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी रिजल्ट के कारण आप लोग का जो इंसल्ट हुआ है वह कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे बारे में पूछेगा तो फिर बोलेगा कि हार्ट अटैक से वो मर गई। भूल जाइएगा मुझे कि कोई आपकी बेटी भी थी। ये सारी बातें श्रेया ने सुसाइड नोट में लिखा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगले कुछ दिनों में भाजपा बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, लगभग 700 के करीब बड़े नेता पटना पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर के जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इन सब के बीच जब बिहार सरकार में भाजपा के सहयोगी जेडीयू के नेताओं से इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के पूछा गया, तो फिर उनका कहना था कि बिहार में कोई आए इससे फर्क नहीं पड़ता है। यह बिहार का सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार है। दरअसल जदयू के संसदीय समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से भाजपा के कार्यक्रम को लेकर के पूछा गया था कि वह इसे किस रूप में देख रहे हैं। क्या भाजपा बिहार में खुद को नए सिरे से मजबूत करने की कोशिश में जुटी है, ताकि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव और फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में अकेले ही खड़ी हो सके। जिस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में सिर्फ एक ही बड़ा नेता है और उनका नाम है नीतीश कुमार, बाकी उनके आगे कोई नहीं। जब उपेंद्र कुशवाहा ने इस दौरान भाजपा कार्यक्रम को लेकर के कहा है कि ये उनका कार्यक्रम है, उसमें कौन शामिल हो रहा है, कौन बड़ा नेता शामिल हो रहा है, जदयू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई लेना देना नहीं है, नहीं जदयू को इससे कोई नुकसान होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पत्नी की सेवा से नाखुश शख्स ने बीवी और 3 बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। महिला को अपने 3 बच्चों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शरण लेना पड़ा है। जहां पिता के रवैये के बारे में बताते हुए मासूम बेटी की आंखों में आंसू निकल पड़े। आरोप है कि शख्स शराब के नशे में धूत होकर के घर आता था और बीवी एवं बच्चों के साथ मारपीट करता है। बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। जानकारी के अनुसार पटना के दानापुर के फुलवाड़ी शरीफ इलाके में शराबी पति ने मन के अनुसार सेवा नहीं करने पर मारपीट करके पत्नी और अपने 2 बेटी और 1 बेटा को घर से बेघर कर दिया, यानी कि घर से बाहर निकाल दिया। जहाँ फुलवाड़ी शरीफ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने 3 बच्चों के साथ बैठी महिला भवनपुरा में ज्वेलरी दुकान चलाने वाली राजकुमार की पत्नी आरती कुमारी है। यह इनके 3 बच्चे हैं। इनका नाम सोम्या कुमारी, बेटा उत्कर्ष कुमार और बेटी सृष्टि कुमारी है। यह महिला और 3 बच्चे डरे समय स्वास्थ्य केंद्र में शरण लिए हुए हैं। सशक्ति हुई बेटी सोम्या बताती है कि उनके पिता शराब के नशे में उनकी मम्मी और उनके दोनों भाई बहनों की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। सोम्या अपने पिता के अत्याचारों के बारे में बताते हुए रो पड़ती है। यह सोम्या ने बताया है कि उनके पिता शराब की आदी हैं, हर दिन शराब पीकर के घर पहुंचते हैं और फिर मम्मी और बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। पत्नी आरती ने बताया है कि उनके पति के अत्याचार से वे और उनके 3 बच्चे काफी परेशान हैं। हालांकि इस मामले को लेकर के आरती के पति से बात नहीं हो पाई है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सिवान में देर रात हथियारबंद डकैतों ने एक परिवार को बंधक बना करके मारपीट की और लाखों रुपए का सामान लूटने का मामला सामने आया है। इस डकैती में करीब 10 लाख से अधिक के जेवर और अन्य कीमती सामान हथियारबंद आरोपी लूट करके ले गए। करीब 15 की संख्या में आए नकाबपोश डकैतों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना गुटनी थाना क्षेत्र के देवरिया गाँव की बताई जा रही है। इस घटना के बाद पूरा परिवार दहशत में आ गया है। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम करके प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के रामकृष्ण नगर थाने में उस वक्त हरकत मच गया जब 2 बहनों ने महिला दारोगा की थप्पड़ और फिर चप्पल से पिटाई कर दी। यही नहीं, दोनों लड़कियों की मां जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो फिर वो भी पुलिस वालों की वर्दी उतारने की धमकी देने लगी। इस तरह की हरकत को देख करके थाने की पुलिस दंग रह गई। जानकारी के मुताबिक दोनों बहनें अदिति कुमारी और सोनाली कुमारी कंकरबाग थाना क्षेत्र के पीसी कॉलोनी की रहने वाली है। तभी बाइक सवार 2 बदमाश मोबाइल छीन करके फरार हो गए। जब दोनों बहनों ने कुछ दूरी तक बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वे उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। इसके बाद दोनों रामकृष्ण नगर थाने में चोरी की शिकायत लेकर के पहुंची। आरोप है कि शिकायत सुनने के बाद महिला दारोगा उन्हें कंकरबाग थाने में जाने को कहा। इस बात से नाराज बहनों ने एसआई अंकिता की पिटाई कर दी। जब पुलिस ने थाने में घुस करके दारोगा के साथ मारपीट करने का आरोप भी दोनों बहनों को थाने में बैठा दिया। घटना की सूचना मिलने पर दोनों की मां भी थाने में पहुंच करके पुलिस को धमकी देने लगी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों बात करते हैं कि बीपीएससी पेपर लीक कांड में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। इस केस में पर्चा लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए डीएसपी रंजीत रजक के परिजनों से भी पूछताछ करेगी। जब बीपीएससी के कर्मचारी भी आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर है। जब बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई अब 1 दर्जन संदिग्धों से पूछताछ करेगी। इन सभी संदिग्धों पर परीक्षा के दौरान सिटिंग के बल पर फर्जीवाड़ा करके नौकरी पाने की साजिश रचने का आरोप है। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों के अनुसार बीपीएससी के आधा दर्जन कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। जहां तकरीबन 1 दर्जन संदिग्धों से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार के 9 प्रमंडलीय जिलों में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर यानी कि DEIEC की स्थापना की गई है, जिसमें भागलपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, पटना, सहरसा और सारण जिला शामिल है। जहां मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि DEIEC के माध्यम से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत रेफर किए जा रहे बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। साथ ही उच्च स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज के लिए सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित भी करना है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि वर्तमान में भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर और सहरसा जिले में DEIEC के भवन निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। जहां वही बचे हुए 5 जिलों में भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसे भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जिन स्थलों पर भवन निर्माण कार्य पूरा हो चुका है वहां DEIEC के स्वास्थ्य कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ के बैठने की व्यवस्था विभाग द्वारा की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमेरिका के यूजीन में चल रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवेलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। नीतीश कुमार ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि जेवेलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीत करके इतिहास रच दिया है। उनकी कड़ी मेहनत, जुनून और दृढ़ संकल्प ने ही आज इन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। उन्होंने रजत पदक जीत करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिस पर पूरा देश आज गौरवान्वित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नीरज चोपड़ा निरंतर प्रगति के शीर्ष पर पहुंचे और देश का नाम रोशन करते रहे, ये मेरी शुभकामना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के अधीन 3 संदिग्ध मुस्लिम युवकों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। सभी साधु का वेश धारण करके यानी कि हिंदू बन करके भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। यह पकड़े गए तीनों युवक उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले हैं। सूत्र बताते हैं कि मुजफ्फरपुर के इन तीनों साधु के वेश धारण किए संदिग्ध युवक हिंदू नहीं हैं बल्कि मुस्लिम हैं, लेकिन हिंदू बन करके भीख मांग रहे थे। आपको बता दूं कि रविवार को वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के कदम घाट पर बसहा बेल लेकर के भिक्षाटन करते हुए 6 मुस्लिम लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह गिरफ्तारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूचना पर की है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाले सभी छात्र संदिग्ध युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। ये बसहा बेल के साथ साधु का वेश धारण करके भिक्षाटन कर रहे थे। पकड़े गए सभी संदिग्ध युवक मुस्लिम समुदाय से हैं और नाम बदल करके बता रहे थे। सिर्फ 2 के पास आधार कार्ड मिला था।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साल 2025 में भी सीएम बनने का गुरु मंत्र दिया है। दरअसल पार्टी स्थापना के 7 साल पूरे होने पर बोधगया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां इसी दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को साल 2025 में भी मुख्यमंत्री बनने का राजनीतिक नुस्खे की नसीहत दी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से ठेके में दलितों की हिस्सेदारी बढ़ाए जाए, इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए तक के ठेके में SC/ST समुदाय से आने वाले लोगों को आरक्षण भी दिया जाए। जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि महिलाओं, अल्पसंख्यक और दलितों को आरक्षण का भरपूर लाभ दीजिए। अगर आपने यानी कि नीतीश कुमार ने ऐसा कर दिया तो फिर साल 2025 में भी वे मुख्यमंत्री बनेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में आज से 30 जुलाई तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में चलने वाले विद्युत क्षेत्र के अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान राजधानी पटना जिले के स्मार्ट मीटर के लाभार्थी से भी पीएम मोदी बात करेंगे। बिहार सरकार द्वारा बिजली महोत्सव को सफल बनाने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। जब बिहार के सभी 38 में से 25 जिलों में NTPC, 12 जिलों में पावर ग्रिड और 1 जिले में सतलज जल विद्युत निगम के पदाधिकारियों को जिला नोडल पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं शीतल कुमार को बिहार के लिए राज्य नोडल अधिकारी नामित किया है। विद्युत मंत्रालय ने बिहार महोत्सव के तहत बिहार के हर जिले में 2-2 कार्यक्रम आयोजित करेगी। राजधानी पटना में इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अधिवेशन भवन एवं बिहार म्यूजियम को आयोजन स्थल के तौर पर चयनित किया गया है। इन जगहों पर 26 और 27 जुलाई 2022 को इन दोनों स्थलों पर बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि पहली बार दूध से बने पैक्ड प्रोडक्ट को GST के दायरे में शामिल किया गया है। ऐसे में दूध उत्पाद तैयार करने वाली कई कंपनियों ने अपने उत्पादकों को महंगा कर दिया है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी कि कॉम्फेड ने भी सुधा, दही, लस्सी, छाछ, बटर और घी की कीमतों में 18 जुलाई के प्रभाव से इजाफा किया है। हैरानी वाली बात यह है कि कॉम्फेड ने दही की कीमत 20% तक बढ़ा दी है, जबकि सरकार ने पैक्ड दूध उत्पादों पर 5% ही GST निर्धारित किया है। इसके कारण आम उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और फिर सुधा दूध और उसके रिटेल काउंटरों पर आए दिन ग्राहकों और फिर दुकानदारों के बीच वाद विवाद हो रहा है। इधर इस संबंध में कॉम्फेड के महाप्रबंधक RK मिश्रा ने बताया है कि कीमतों में संशोधन को लेकर के समिति की बैठक होने वाली है। उम्मीद है कि वर्तमान कीमत को 5% के दायरे में आ जाएगा, जब लोगों को इससे राहत मिलेगी। सावन के मौसम में दही के दाम बढ़ने से लोग खासे परेशान हैं। मिली जानकारी के अनुसार सुधा के 200 ग्राम प्लेन दही की कीमत 25 रुपये से बढ़ाकर के 30 रुपये कर दिया गया है, जबकि 5% GST के बाद इसकी कीमत 26 रुपये 25 पैसे होनी चाहिए थी। इसी 400 ग्राम दही प्लेन की कीमत 45 रुपये से बढ़ाकर के 50 रुपये कर दी गई है, जबकि GST लगने के बाद इसकी कीमत 47 रुपये 50 पैसे होनी चाहिए थी। दोस्तों बात करते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने लगाए आरोपों की जांच कराने की चुनौती दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में बहुत घुसखोरी है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो फिर मुख्यमंत्री इसकी जाँच करा लें, यह सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं चुनौती देता हूँ कि अगर मेरी बात गलत साबित होती है तो फिर आप जो बोलेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST का विकास नहीं हुआ है। जो काम उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था उसको सरकार आगे नहीं बढ़ा रही है, जिसकी वजह से उनके समाज के हालात आज भी खराब हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मेरी वजह से दलित भी ठेके में आ गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबी से संपन्न हैं। जहां हमने बैठे बैठे रोजगार दिया, कम से कम ठेके लेने के लिए संपन्न लोग पैसे दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना के नए 289 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 2305 हो गई है। जहां संक्रमितों में से सबसे अधिक पटना जिले में 102 पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 305 लोग ठीक हुए हैं। जहां बिहार में कोरोना से रिकवरी दर 98.267 है। पटना में कोरोना संक्रमण में कभी कमी तो कभी बढ़ोतरी दिखी जा रही है, लेकिन अभी कोरोना संक्रमित पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साफ कहा है कि कोरोना से बचाव का इंतजाम करें ताकि संक्रमण से बचाव जा सके। लोगों को मास्क पहनने और बारिश में भीगने से भी बचने की सलाह दी है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नीतीश सरकार लगातार शिक्षक बहाली प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं। जहां आज से हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जहां बिहार में छठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग आज से शुरू होगी। इस प्रक्रिया के दौरान जिन अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा उनको 20 जुलाई तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नहीं जाने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। इस बीच आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि मैं नीतीश कुमार के मन की बात नहीं जानता हूं, लेकिन भारत का संविधान जानता हूं और इसमें नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री को जाना अनिवार्य है। जहाँ वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान पर भी जगदानंद सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि 80 साल की उम्र जरूर है, लेकिन उन्मादियों के खिलाफ आज भी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार के नहीं जाने पर कहा है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री गए हैं या नहीं, ये भी जानकारी हमारे पास नहीं है। यदि सभी मुख्यमंत्री गए और नीतीश कुमार नहीं गए तो फिर इसके बारे में वे खुद जवाब देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के नहीं जाने के पीछे राज्य के 12 करोड़ जनता की चिंता है जो सूखे से पीड़ित हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार क्यों नहीं गए वे खुद बता सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में एक बार फिर से बीएसएससी पास छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में 1778 अभ्यर्थियों के लिए सभी सीटों को भरने के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करने और फिर अगर जरूरत पड़ी तो फिर काउंसलिंग के लिए सेकंड लिस्ट जारी करने की मांग की है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।